भारत के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन सी नूरा कुश्ती चल रही है। क्या इनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा मैच कर गई है कि आपसी सामंजस्य बैठ गया है। तुम मुझे हाजी हाजी कहते रहना, मैं तुम्हें काजी काजी कहता रहूंगा, बाकी 140 करोड़ का देश खाली टुकुर टुकुर मुंह देखता रहेगा। ये गंभीर सवाल भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के एक लेख से निकला है। इस लेख ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के उस ऐतिहासिक प्रयास और परिणाम को हमारे आपके बीच परोसा है जिसके फलस्वरूप हमारे हाथों में वोटर ID कार्ड आया था। मगर सवाल यह है कि क्या मोदी सत्ता के करीबी कहे जाने वाले वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत तथा जय माल्या बागची की बेंच ने मिलकर पूर्व CEC TN सेशन के उस ऐतिहासिक वोटर ID कार्ड को धता बता दिया, जिसे बनवाने के लिए TN सेशन ने वर्तमान प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी थी। क्या आपको पता है कि आपकी जेब में जो वोटर ID कार्ड रहता है उसे बनवाने के लिए बजट पाने की खातिर पूर्व CC ने TN सेशन ने वर्तमान प्रधानमंत्री से किस तरह से पैसे निकलवाए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से लेकर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा तक ने और विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सब ने मिलकर गजब गजब के खुलासे किए हैं, बातें कही हैं, और इन सब का सार ये निकलता है कि क्या भारत का लोकतंत्र अब समापन की तरफ है। देखेंगे कि कैसे एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए मजबूरी में हमारा आपका वोटर ID कार्ड यानी PIC बनवा दिया। वर्तमान चुनाव आयोग अपने अधिकारों से आगे निकलकर और जनता के अधिकारों को कथित रूप से खुलेआम छीन रहा है, और ये बात वहीं के पूर्व अधिकारियों ने कही है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आजादी से पहले ही हमें वोट का अधिकार मिल गया था, अब वो अधिकार आजादी के बाद कथित रूप से छीना जा रहा है। उधर केंचुआ की तरफ से एक और बात सामने आने लगी है जिससे बिहार में विपक्ष को और भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और अंग्रेजी के एक अखबार ने केंचुआ की नई पोल खोलते हुए बताया है कि कैसे ज्ञानेश कुमार पलटी मारने के मामले में नीतीश कुमार को पीछे छोड़ चुके हैं। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने ज्ञानेश कुमार के धागे खोल दिए हैं। इन तीनों ने बिहार के SIR पर सवाल खड़ा कर दिया है और यह भी कह दिया है कि ऐसे ही चलता रहा तो लोकतंत्र की लीला समाप्त हो जाएगी। सवाल यह है कि इन आरोपों के बाद केंचुआ कहां मुंह छुपाएगा। आखिर पवन खेड़ा और उनकी पत्नी को नोटिस भेजने वाला केंचुआ अनुराग ठाकुर को हलफनामे का नोटिस क्यों नहीं भेज पाया। आखिर SY कुरैशी क्यों कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सबसे पहले बात पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की ही करेंगे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कुरैशी ने जो काम किया था वो मिसाल है, और आज जो वो कह रहे हैं वो चुनाव आयोग की लेगेसी पर दाग है, ऐतिहासिक दाग। मत भूलिए कि लोकतंत्र खतरे में है और उसका गला वोटर लिस्ट से कथित रूप से दबाया गया है, और यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कथित रूप से सत्ता ने गुलाम बना रखा है। इसलिए चुनाव आयोग अपने ही बनाए नियमों पर सवाल उठाने लगा है। तो सवाल यह भी है कि आम वोटर करे तो क्या करे। पूर्वांचल में एक कहावत है कि कमजोर आदमी गाली ही देता है, और यही हुआ है बिहार में। जब मोदी की मां के अपमान के खिलाफ हुए प्रदर्शन में लोगों ने मोदी सत्ता को ही गरियाना शुरू कर दिया, लेकिन ये गालियां सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंचुआ तक सबको है, सामूहिक रूप से, क्योंकि संवैधानिक संस्था की कुर्सी पर बैठा हर आदमी अब महामानव का गुलाम नजर आने लगा है, और केंचुआ के काम को लेकर हर वोटर बेचैन है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर ID कार्ड यानी EPIC नंबर जो बना था 1990 के दशक में शुरू हुआ था, इसका मकसद वोटरों की पहचान करने का था, और यह कार्ड सिर्फ वोट डालने का जरिया नहीं था, यह पहचान का भी सबूत था। लोग गर्व से कहते थे कि मेरे पास वोटर ID कार्ड है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने SIR में इस वोटर कार्ड को खारिज कर दिया, कह दिया कि ये मान्य नहीं है। और जिन 11 दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया उनमें न तो वोटर कार्ड था न ही आधार कार्ड। मजेदार यह है कि केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट को भी गोली देने की कोशिश की, और कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर वोटर और आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं तो बाकी के 11 दस्तावेज भी फर्जी हो सकते हैं। और अंत में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें सिर्फ आधार कार्ड के जरिए नाम जोड़ने को कहा, वोटर कार्ड को मान्यता देने की
कोई बात नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ इसका। इसी के साथ ज्ञानेश कुमार की कथित साजिश सफल हो गई और चुनाव आयोग की लेगेसी को मिट्टी में मिला दिया गया। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि चुनाव आयोग को अपने ही बनाए कार्ड पर भरोसा क्यों नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से पूछता कि आपसे पहले और आपके बाद भी चुनाव आयोग रहेगा, ये देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, मगर वोटर आईडी कार्ड को आप एक झटके में खारिज करके साबित क्या करना चाहते हैं। वोटर कार्ड कोई साधारण चीज नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। 1980 के दशक के अंत में जब देश में फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की शिकायतें आम थीं, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने इसे सुधारने का जिम्मा उठाया। शेषन की जिद और हिम्मत ने वोटर कार्ड को जन्म दिया, ईपीआईसी को जन्म दिया। बावजूद इसके कि उस वक्त की सरकार ने वोटर कार्ड बनाने के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया था। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। उस वक्त की सरकार ने वोटर कार्ड बनाने के लिए पैसा देने से मना कर दिया था, मगर टी.एन. शेषन तो नाश्ते में नेताओं को ही खाना पसंद करते थे और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को दो टूक कह दिया कि अगर फंड नहीं मिला तो उपचुनाव नहीं कराएंगे। ये वो समय था जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए बतौर सांसद चुना जाना जरूरी था, वरना उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी। शेषन की जिद के आगे नरसिम्हा राव को झुकना पड़ा और तब जाकर ईपीआईसी मिला, यानी वोटर कार्ड बनाने का रास्ता साफ हुआ। और आज ज्ञानेश कुमार ने टी.एन. शेषन की इस लेगेसी पर पानी फेर दिया है। बावजूद इसके 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति नए वोटरों को वोटर कार्ड सौंपते हैं और ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ये वोटर कार्ड अब किसी काम का नहीं है, हम जो बनाएंगे वही सही है। तो सवाल यह है कि अगर वोटर कार्ड भरोसे के लायक नहीं है तो जब बिहार में चुनाव होगा तो क्या वोटर कार्ड का इस्तेमाल नहीं करिएगा? और क्या ज्ञानेश कुमार एफिडेविट देकर कहेंगे कि उन्होंने किसी गलत आदमी का वोटर कार्ड नहीं बनाया है, सारे सही लोगों का बना दिया है? बावजूद इसके कि दर्जनों रिपोर्ट्स में बिहार के एसआईआर की पोल खुल चुकी है, एक ही पते पर सैकड़ों लोग रह रहे हैं, तो इनके वोटर कार्ड का क्या होगा? एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि वोटर कार्ड का खारिज करने का फैसला मनमाना है और चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ है। अगर राष्ट्रपति नए वोटर को एपिक नंबर दे सकती हैं तो इसे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट की कृपा से ऐसा हुआ नहीं। तो क्या चुनाव आयोग नए वोटर को एपिक नंबर देना बंद कर देगा? और नहीं तो फिर इसे खारिज करने का मतलब क्या है? चुनाव आयोग ने अभी तक इस बारे में कोई साफ जवाब नहीं दिया कि उसने ईपीआईसी नंबर को खारिज क्यों किया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानेश कुमार की दलीलें मान ली और वहां से भी बिहार के करोड़ों वोटर कार्ड खारिज हो गए। 65 लाख लोगों के नाम पर लाल स्याही चला दी गई। मगर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का सवाल है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने का फैसला इतना आसान था तो इसे सीक्रेट तरीके से अंजाम क्यों दिया गया? और जिन लोगों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित मानकर वोट लिस्ट से हटाया गया, क्या उन लोगों से पूछा गया कि वो बिहार में वोट डालना चाहते हैं कि नहीं? और अगर वो बिहार में ही वोट डालना चाहते हैं तो ज्ञानेश कुमार के केंचुआ को क्या हक है कि वो बिहार के नागरिकों से उनका हक छीन ले? अशोक लवासा की दलील है कि इस देश के हर वोटर को इस बात का अधिकार है कि वो जहां चाहे वहां वोट डाले। भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है। यह अधिकार सिर्फ वोट डालने का नहीं, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि वो कहां वोट डालना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बिहार में पैदा हुआ है, वहां उसकी जमीन है, परिवार है, लेकिन वो काम के लिए दिल्ली या मुंबई में रहता है या फिर देश के किसी भी अन्य हिस्से में रहता है, तो चुनाव आयोग यह तय नहीं कर सकता कि वो कहां वोट डालेगा। इसे ऐसे समझिए कि एनआरआई चाहे किसी भी देश में रहते हो, वो जहां जन्मे हैं वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उसी जगह पर वोट देने का भी अधिकार है। मगर ज्ञानेश कुमार की दलील है कि बिहार से लाखों लोग परमानेंट तौर पर पलायन कर गए, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दो। यही नहीं, मिलिट्री के जवानों और सांसदों को भी यही अधिकार है। फिर बिहार के मजदूरों से अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्या केंचुआ बिहार के वोटरों के लिए उनकी पसंद का स्थान चुन सकता है या फिर वो एसआईआर के जरिए अपनी पसंद थोप रहा है? अशोक लवासा का सवाल है कि आखिर केंचुआ ने उन लोगों को स्थायी रूप से पलायन कर गए लोगों की सूची में कैसे डाला? और सबसे बड़ा सवाल यह कि सूची बनी कैसे? क्या चुनाव आयोग के लोगों ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया? अगर नहीं तो फिर यह फैसला किस आधार पर लिया गया? पूर्व चुनाव आयुक्त ने यह भी पूछा कि 2003 के बिहार की वोटर लिस्ट के लिए चुनाव आयोग का जो आदेश था वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगर प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ तो उसकी क्या वजह थी? ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने यह क्यों नहीं बताया कि 25 जुलाई तक 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म्स में से कितने फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा हुए और उसके बाद रोज जमा होने वाले दस्तावेजों की जानकारी देनी क्यों बंद कर दी गई? और इन सवालों का जवाब न देना चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करता है। ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े
खड़े करता है। और अगर चुनाव आयोग का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करना था तो इतना कुछ छुपाने की क्या जरूरत है। बार बार सवाल यही है कि अगर तुम साफ हो, ईमानदार हो, तटस्थ हो, तो फिर चोरी छिपे काम क्यों कर रहे हो, सब कुछ खुलेआम क्यों नहीं। और अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं तो हर जानकारी पब्लिक क्यों नहीं है। अशोक लवासा का सवाल है कि एसआईआर को ऐसे अंजाम क्यों दिया गया जैसे वोटरों पर छापा मारा जा रहा हो। वैसे आपको याद दिला दें, अब से पहले यानी अमृतकाल लागू होने से, मुमकिन है योजना लागू होने से पहले, जब भी चुनाव आयोग का कोई कार्यक्रम इस तरह का होता था तो ऐसा लगता था कि वो जनता का कार्यक्रम है। और इस बार का जो एसआईआर है ये ऐसा लगता है कि जनता को प्रताड़ित करने का कार्यक्रम है, जनता को उनकी औकात बताने का कार्यक्रम है। अशोक लवासा लिखते हैं कि ये चुनाव आयोग के काम करने का तरीका नहीं हो सकता, उससे नियमों के हिसाब से काम करना चाहिए था। पूर्व चुनाव आयुक्त की दलील है कि चुनाव आयोग की ताकत छुपाने में नहीं, बताने में है। सबसे बड़ी बात कि बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म के रिकमेंडेशन का अधिकार देने की क्या वजह थी। अगर बीएलओ ने किसी फॉर्म को खारिज किया तो उसके ऊपर का अधिकारी इस बात की जांच कैसे करेगा। पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार के एसआईआर में यह सब कुछ क्लियर नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के समक्ष कुछ शिकायतें दर्ज कराई थी। 2019 के चुनाव में मोदी और शाह के भाषणों पर डिसेंट देने वाले अशोक लवासा का सवाल है कि चुनाव आयोग ने नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठाया, जबकि अनुच्छेद 326 में सिर्फ वोटर की पात्रता की बात है, न कि नागरिकता की। और एसआईआर में अब तक किसी को भी विदेशी होने के आधार पर नहीं हटाया गया है। फिर 2003 से पहले और बाद के वोटरों को संभावित नागरिकता के आधार पर क्यों हटाया गया? क्या ज्ञानेश कुमार के पास इस सवाल का जवाब है? अगर नहीं है तो केंचुआ की मंशा पर सवाल क्यों खड़ा नहीं होगा? इधर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस रेड्डी ने क्लियर कह दिया है कि चुनाव आयोग इसी तरह चलता रहा तो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को समझिए कि आखिर जस्टिस रेड्डी को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग अब विपक्ष के नेताओं को धमकाने लगा है, जानकारियां छुपाने लगा है। और जस्टिस रेड्डी 53 साल तक संविधान से जुड़े रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के लोग आजादी से पहले ही वोटर बन गए थे, वोट की ताकत हमारी लड़ाई का हिस्सा थी। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बचाना किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर एक नागरिक का फर्ज है, जिम्मेदारी है। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आया, लेकिन हर वोटर किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होता है और 53 साल के संवैधानिक अनुभव ने उन्हें संविधान को बचाने की लड़ाई में उतरने को मजबूर किया है। जस्टिस रेड्डी ने बिहार के एसआईआर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी चेतावनी एकदम साफ है। चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यशैली और एसआईआर जैसे सीक्रेट मिशन भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। चाहे एसवाई कुरैशी हो, अशोक लवासा हो या जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, इनके सवालों ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीकों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ बिहार का एसआईआर भी सवालों के कटघरे में हो गया है। मगर ज्ञानेश कुमार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वे लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं और अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट तब आएगी जब चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन हो जाएगा। ऐसा कब, किस चुनाव में हुआ था? जब उम्मीदवार को पता ही ना हो कि उनके वोटरों का नाम लिस्ट में है कि नहीं। मगर यही तो ज्ञानेश कुमार का न्यू नॉर्मल है, यही तो अमृतकाल है और यही तो मुमकिन है योजना है। जो अब तक नहीं हुआ वो सब हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र को डुबाने का काल चल रहा है। कहाँ तो 1 महीने में एकदम शुद्ध वोटर लिस्ट बनाने की बात कर रहे थे और अब कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर दिया है। जिस कांग्रेस के एप्लीकेशन को हर जिले का प्रशासन खारिज कर रहा था, अब उसी की दुहाई देकर कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट नामांकन के बाद आएगी। मगर आएगी तो क्या वो वोटर लिस्ट शुद्ध होगी, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? ज्ञानेश कुमार हलफनामा देंगे क्या? है हिम्मत? इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ज्ञानेश कुमार के गोल पोस्ट बदलने का भंडाफोड़ कर दिया है। समझिए कि केंचुआ ने कैसे गोल पोस्ट बदला है। और एसआईआर की हालत नोटबंदी जैसी हो गई, क्योंकि नोटबंदी में लगातार नियम बदलते थे और एसआईआर में भी वही हुआ है। यानी हुजूर के पास, वर्तमान सत्ता के पास कोई रोड मैप नजर नहीं आता। हर दिन नियम बदलेंगे, हर दिन चीजों को बदलते रहेंगे। तभी तो माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे वोटबंदी करार दिया है। याद करिए, बिहार में जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ शिकायतें आने लगी, लोगों को कागज जुटाने में दिक्कत हो रही थी। बिहार में बाढ़ और मानसून चरम पर था। बीएलओ के पास इतने बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन करने की न तो तैयारी थी न ही टाइम। 7 जुलाई तक बिहार की चुनावी मशीनरी ने विज्ञापन जारी कर दिया। कह दिया गया कि अगर दस्तावेज तुरंत उपलब्ध नहीं है तो बिना दस्तावेजों के ही फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये लोग
बाद में यानी दूसरे चरण में वेरिफिकेशन का कागज जमा कर सकते हैं। इसके बाद फिर 12 जुलाई को दूसरी बार गोल पोस्ट चेंज हुआ। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि अगर किसी को दस्तावेज जुटाने में समय चाहिए तो वो 30 अगस्त तक जमा करवा सकता है। ये एक बड़ा बदलाव था। ज्ञानेश कुमार ने 24 जून को सख्त नियम बनाए थे, कहा था कि बिना दस्तावेज के कोई नाम शामिल नहीं होगा, लेकिन इसमें छेद हो गया, खुद ही छेद कर दिया। ज्ञानेश कुमार ढीले पड़ गए और इस बदलाव ने तय किया कि 1 अगस्त की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ज्यादातर लोग शामिल हों, भले ही उनके पास दस्तावेज न हो। मगर सवाल यह है कि अगर दस्तावेज इतने जरूरी नहीं थे तो चुनाव आयोग ने शुरू में इतनी सख्ती क्यों दिखाई, क्यों लोगों को डराया गया, क्यों जल्दबाजी की गई। मगर केंचुआ ने तीसरी बार गोल पोस्ट तब चेंज किया जब 27 जुलाई को चुनाव आयोग ने कहा कि 91% से ज्यादा वोटरों के फॉर्म जमा हो गए, पर यह नहीं बताया कि कितने लोगों ने सबूतों के साथ फॉर्म जमा किया है, यानी दस्तावेजों के साथ जमा किया है, और कितने लोगों ने बिना दस्तावेज के। इसके बाद 1 अगस्त की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटा दिए गए, मगर इस आंकड़े ने तूफान खड़ा कर दिया। आरजेडी, एमआईएम और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कहा गया कि ऐसे तो लाखों लोगों से वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, और कोर्ट में क्या हुआ आप जानते हैं। इसके बाद केंचुआ ने चौथी बार गोल पोस्ट तब बदला जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को ज्ञानेश कुमार से कहा कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए 65 लाख नामों की बूथ वाइज लिस्ट और किस कारण से उनका नाम कटा है ये बताते हुए पब्लिक कर दे, वो भी सर्चेबल फॉर्मेट में जिसमें एपीआईसी नंबर शामिल हो। चुनाव आयोग ने कोर्ट की बात मानी, मगर आधे अधूरे तरीके से। कई याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हटाए गए नामों की जानकारी बूथ लेवल एजेंट्स तक पहुंची ही नहीं। बाद में ड्राफ्ट लिस्ट से सर्च करने की सुविधा भी हटा ली गई। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, चुनाव आयोग ने आधार को 11 मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा था। केंचुआ का तर्क था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयों में केंचुआ को सुझाव दिया था कि वो आधार को शामिल करें। हालांकि सवाल यह भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव क्यों दे रहा है, आदेश क्यों नहीं देता, खासकर उन 65 लाख लोगों के लिए जिनका नाम हटाया गया है। और केंचुआ ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का पालन करेगा। मगर सवाल यह है कि अगर शुरू में ही आधार को शामिल कर लिया जाता तो क्या इतना विवाद होता। लेकिन केंचुआ ने 24 जून को फिर से गोल पोस्ट चेंज किया, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग ने साफ कहा कि दावे और आपत्तियों की समय सीमा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी, यानी 1 सितंबर तक लोग अपना नाम जुड़वा सकेंगे। जबकि ज्ञानेश कुमार ने 14 अगस्त को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1 सितंबर के बाद कोई शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग ने फिर से यू टर्न ले लिया बिना कहे। केंचुआ ने कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे, आपत्तियां और सुधार स्वीकार किए जाएंगे और ये प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक चलेगी। फिर 24 जून के अपने नियम कानूनों में केंचुआ ने जोड़ा कि नामांकन की आखिरी तारीख तक वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन यह तर्क अपने आप में विरोधाभासी है। एसआईआर स्पेशल रिवीजन था, जो नॉर्मल रिवीजन और अपडेशन से बिल्कुल अलग है। और चुनाव आयोग को शुरू से पता था कि दावे और आपत्तियां नामांकन की अंतिम तारीख तक चलेंगी, तो फिर 1 सितंबर की डेडलाइन क्यों तय की गई। हमने पहले ही सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा कब हुआ है कि वोटर लिस्ट नामांकन की तारीख तक फाइनल ही न हुई हो। और अब आपको पता चल गया है कि ज्ञानेश कुमार ने इसके लिए नया नियम बनाया है और डेडलाइन को लगातार बदलना ही था। तो फिर एसआईआर के लिए सख्त डेडलाइन का ढोल काहे पीटा गया। ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायलॉग क्यों मारा, आखिर क्यों चुनाव आयोग लगातार गोल पोस्ट बदल रहा है, क्या छुपाने की कोशिश है। क्योंकि असली खेला वोटर लिस्ट सामने आने के बाद समझ में आएगा। मगर ज्ञानेश कुमार ने जिस सख्ती के साथ एसआईआर शुरुआत करने की बात की थी, सितंबर आते आते उसका बुरादा बन गया। और यह सिर्फ सवाल पूछने की वजह से हुआ है। इसलिए सवाल करते रहिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। आपकी आवाज ही आपके वोटिंग के अधिकार को बचाएगा, इस लोकतंत्र को बचाएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।